नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग जो है डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, अनुच्छेदों के रूप में पूछे जाते हैं। तो उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे आएंगे डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के अंतर्गत हम लोग जो है बात करेंगे। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि डीपीएसपी को भारत में कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी को भारत में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या आयरिश संविधान से लिया गया है। आयरलैंड या आयरिश संविधान से जो है भारत में क्या कर दिया गया है, इसको ले लिया गया है, बोरो किया गया है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक स्तर पे पूछ दिए जाते हैं कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन से भाग में रखा गया है। तो अगर भाग पे आएंगे तो इसके लिए भाग 4 बनाया गया है। कौन सा भाग बनाया गया है? भाग 4 या पार्ट 4। तो पार्ट 4 में किसे रखा गया है? पार्ट 4 में डीपीएसपी को रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इसमें अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ दिखाई देते हैं। तो अगर अनुच्छेदों का विस्तार आप पाएंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक जो है इसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आपसे बेसिक स्तर पे 3 प्रकार के क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे, बनेंगे। कहाँ से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड से लिया गया है या आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके अलावा कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 4 या पार्ट 4 में रखा गया है। अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेदों का विस्तार 36 से लेकर 51 तक है। यह जो है बेसिक स्तर पे आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन कर लिया जाएगा। अब हम लोग एक एक आर्टिकल्स के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 में हम लोगों ने बात किया था। जब मैं फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 का डिस्कशन कर रहा था तो उसी समय आर्टिकल 36 के बारे में भी बताया था कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है, स्टेट का डिफिनीशन बताया गया है। उसी तरीके से 36 में भी क्या बताई गई है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में क्या अंतर है। तो अगर आर्टिकल 12 में आएंगे वहाँ पे भी राज्य का डिफिनीशन दिया गया है और यहाँ पे भी राज्य का डिफिनीशन दिया गया है। सिर्फ अंतर इतना है कि वह राज्य का डिफिनीशन जो है फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में दिया गया है और यहाँ पे जो है डीपीएसपी के रेफरेंस में दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि राज्य की परिभाषा किसके रेफरेंस में दी गई है, तो डीपीएसपी के रेफरेंस में दी गई है। फिर उसके बाद अगर आप आर्टिकल 37 में आएंगे तो आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 में यह बताया गया है कि डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता, या डीपीएसपी को न्यायालय क्या कर सकता है, लागू नहीं कराया जा सकता। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आर्टिकल 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता।
अगर इस स्तर पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का आप कंपैरिजन करेंगे तो मूल अधिकार और डीपीएसपी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? लागू कराया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा? रीट जारी करेगा, और किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उस वायलेशन को रोकने के लिए, उस वायलेशन को बचाने के लिए, उस वायलेशन को रोकने या बचाने के लिए क्या किया जाएगा? वह जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, उसको क्या करेगा? लागू कराएगा फंडामेंटल राइट्स को। और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट यही कार्य करता है जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन इसको जो है डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता। ऐसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कह रहा है कि लागू कराया जा सकता है तो सही है, और डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता तो यह भी सही है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आएंगे, आर्टिकल 38। अगर आर्टिकल 38 पे आएंगे तो 38 कह रहा है अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 38 क्या कर रहा है? अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा? पब्लिक ऑर्डर तय करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यह वेलफेयर का बात कर रहा है। किसके लिए? लोक कल्याण, वेलफेयर का बात कर रहा है। और वेलफेयर के ग्रोथ के लिए क्या करेगा? ये पब्लिक ऑर्डर या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। लोक कल्याण, लोक कल्याण शब्द का यूज जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? या भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट तो किससे पता चलेगा? यह आर्टिकल 38 से आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या है? वेलफेयर स्टेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी भाग 4 के डीपीएसपी से प्राप्त होता है। आर्टिकल 38 के अंतर्गत जो है लोक कल्याण या वेलफेयर स्टेट का क्या किया गया है? बात किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगर वेलफेयर या लोक कल्याण का बात करें तो वेलफेयर या लोक कल्याण का बात कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 38 के अंतर्गत किया गया है। कौन से भाग के अंतर्गत? तो भाग 4 के अंतर्गत क्या किया गया है? इसको बताया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये इधर का हम लोग हटा देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39(1) क्या कह रहा है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो अगर आर्टिकल 39(1) पे आएंगे तो आर्टिकल 39(1) क्या कह रहा है? पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं महिला, मेन एंड वोमेन, सभी नागरिकों को समान रूप से, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, मेन हो या वोमेन हो, इस आधार पे सभी नागरिकों को
समान रूप से क्या हो, जीविका के पर्याप्त साधन क्या हो, प्राप्त करने का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि महिला को जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार ही न हो और पुरुषों के लिए क्या हो, ये अधिकार हो। तो इस प्रकार 39(1) जो है महिला एवं पुरुष सभी स्तर पे सबको जीविका के साधन प्राप्त करने के अधिकारों की क्या करता है, बात करता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप 39 सेकंड पे आएंगे तो 39 सेकंड क्या कह रहा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो 39 सेकंड क्या कह रहा है, 39 सेकंड यह कह रहा है कि संसाधनों का वितरण या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण समाज में इस तरीके से किया गया हो, संसाधनों का वितरण समाज में या समुदाय में इस प्रकार से किया गया हो कि सर्वोत्तम हित की प्राप्ति हो सके। यह कौन करेगा, यह गवर्नमेंट तय करेगा कि संसाधनों का एलोकेशन, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से किया जाए सोसाइटी में या कम्युनिटी में कि उसका सर्वोत्तम हित क्या कर सके, प्राप्त हो सके या सर्वोत्तम हित की प्राप्ति हो सके। तो यह बात भी कहाँ पे बताई गई है, तो 39 सेकंड के अंतर्गत बताई गई है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है। अगर आप आर्टिकल 39(3) में आएंगे तो 39(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और इसके लिए यह बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का बात करता है। तो अगर समान कार्य के लिए समान वेतन क्या बात किया जाए, तो यह भी बात कहाँ पे बताया गया है, तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत बताया गया है, जो बहुत पूछा जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39 का 4। आर्टिकल 39(4), अगर आर्टिकल 39(4) पे आएंगे तो यह क्या कहता है, यह कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि अगर कहा जाए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 39(4) के अंतर्गत किया गया है। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए एक ही पद पर महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं, तो उस एक ही पद पर महिला को जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन पुरुषों को मिलना चाहिए, या जितना वेतन पुरुषों को मिले उतना वेतन किसको मिले, महिलाओं को मिले। इस आधार पे आपको जो है विभेद नहीं करना है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाए या कम सैलरी दिया जाए और पुरुषों को उसी पद पर होने के कारण उनको ज़्यादा सैलरी दिया जाए। तो यह इस बात को रोकने का बात करता है। यह बताता है कि एक ही प्लेसमेंट में या एक ही पद पर महिला या पुरुष हो, दोनों के लिए इक्वल पे का बात किया गया है या इक्वल सैलरी का बात किया गया है। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत या 39(4) के अंतर्गत किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट आएंगे 39(a), 39(a) में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39(a) या 39 क में आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये सभी आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत,
इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप 39A पे आएंगे तो यह क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता या इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का बात कर रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का बात कर रहा है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कर रहा है, तो यह आर्टिकल 39A के अंतर्गत बात बताया जा रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है वकील से सलाह लेने के लिए, तो उसके लिए जो है ये सारी व्यवस्थाएं क्या की गई हैं कि वह उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा और इक्वल जस्टिस का बात किया जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर आर्टिकल 40 पे आएंगे तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 बता रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अगर ग्राम पंचायतों के गठन पे आएंगे तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है, यह ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। जबकि अगर ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी या पंचायती राज के बारे में आप जाएंगे तो यह आपको जो है भाग 9 में, पार्ट 9 में मिलेगा। लेकिन गांव में ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल 40 के अंतर्गत बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर ग्राम पंचायतों का गठन तो आर्टिकल 40, महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारत गांव में बसता है और किसी भी पॉलिसीज का शुरुआत जो है वो गांव के स्तर से होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोग क्या हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। इस स्तर पे क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी का एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यासिता का सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत जो है किसका सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत महात्मा गांधी का है। आर्टिकल 40 में किसके बारे में बताया गया है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल 40 है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन का बात किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का बात आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग आर्टिकल 40 पे आते हैं। तो आर्टिकल 41 पे आते हैं। तो 41 क्या कहता है, पे आएंगे तो 41 कह रहा है, आर्टिकल 41 कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। तो अगर आप आएंगे, अगर आप जो है आर्टिकल 41 में आएंगे तो 41 क्या कर रहा है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो यह बात कहाँ पे कहा गया है, तो यह बात जो है आपको आर्टिकल 41 में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 42। तो 42 में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 42 में बताया गया है कि मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध। अगर आपसे कहा जाए कि मैटरनिटी हेल्प होता है या मैटरनिटी लीव होता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होगा, तो यह 42 के अंतर्गत होगा। उस समय जो है
उस समय जो है महिलाओं को यह हेल्प किया जाता है, उनको जो है लीव दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है। तो वह सारी चीज़ें प्रसूति सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा आंगनबाड़ी कार्यक्रम, जैसे आपने सुना होगा आशा कार्यकर्ती जो है क्या करती हैं, गाँव में कार्य करती हैं, और वैसे लोगों को क्या करती हैं, वैसी महिलाओं को न्यूट्रिशन के जो है टैबलेट क्या करती हैं, समय समय पर अवेलेबल कराती हैं, आयरन की गोलियां अवेलेबल कराती हैं। ये सारी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत है, तो यह आर्टिकल 42 के अंतर्गत आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो है मैटरनिटी, उस समय जो प्रेगनेंसी के समय जो है ये सारी चीज़ें क्या करी जाती हैं, उनको हेल्प के रूप में कराई जाती हैं। तो यह जो है आर्टिकल 42 के अंतर्गत बात किया गया है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 43। में बताया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 में बताया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, निर्वाह मजदूरी आदि। अगर कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात की जाए तो यह बात कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 43 के अंतर्गत बताया गया है। पूछा जाता है, इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगर 43A में आएंगे तो 43A कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में। 43A क्या कह रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में या इंडस्ट्री के सेक्टर में मैनेजमेंट के स्तर पे कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना या मजदूरों का क्या करना, भाग लेना। तो अगर आप आएंगे तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है किससे संबंधित हैं, मजदूरों के कर्मकारों से संबंधित है। तो यह जो है उद्योगों का बात कर रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि उद्योगों के लिए प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था करना। ये सारी बातें जो है आपको आर्टिकल 43 और 43A के अंतर्गत दिखाई देगी। पूछा जाता है, पूछा गया एग्जाम में, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगर आर्टिकल 44 आएंगे तो 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। करंट गवर्नमेंट का यह एजेंडा भी रहा है कि वह 44 को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। तो आइए देखते हैं समान सिविल संहिता क्या होता है। आर्टिकल 44 का रहा है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। अगर समान सिविल संहिता पे आएंगे या इसको बोला जाता है, समान सिविल संहिता को बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आएंगे तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है समान सिविल संहिता। आइए देखते हैं। समान सिविल संहिता का मतलब यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करे या चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करे, वह सभी के लिए क्या होगा, इक्वल रूल होगा, सभी के लिए इक्वल कानून होगा। अब वो चाहे फौजदारी मामलों में हो चाहे सिविल मामलों में हो, तो इस स्तर पे कानून क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन समान सिविल संहिता के अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत में सिविल संहिता अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार गवर्नमेंट को बोला गया अपने डिसीजन में कि समान सिविल संहिता को लागू किया जाए। तो चूंकि समान सिविल संहिता जो है रिलीजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो पॉलिटिशियन जो है अपने वोट बैंक के चक्कर में जो है अभी इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। करंट की गवर्नमेंट का ये एजेंडा रहा है।
कि वह क्या करेंगे, आर्टिकल 44 को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए आर्टिकल 44 बेसिकली है क्या उसको समझते हैं। तो आर्टिकल 44 का मतलब यह है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए रूल क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे वो फौजदारी मामलों में हो चाहे सिविल मामलों में हो। लेकिन भारत में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, अभी पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मुस्लिम लोग क्या होंगे, मुस्लिम लोग यहाँ पे ये वक्फ बोर्ड से क्या होते हैं, शासित होते हैं, वक्फ बोर्ड से शासित होते हैं। उसके अलावा अगर हिंदू लोग आएंगे तो हिंदू लोग जो है, हिंदू कोर्ट बिल 1956 से क्या होते हैं, शासित होते हैं। तो इस स्तर पे अगर आप आएंगे सिविल मामलों में, कौन से मामलों में, सिविल मामलों में, या जो है दीवानी मामलों में क्या है, यहाँ पे आपको क्या होगा, सिविल मामलों में यहाँ पे आपको हिंदू और मुस्लिम के स्तर पे रूल में क्या होगा, अंतर दिखाई देगा। जबकि समान सिविल संहिता का मतलब क्या है, सबके लिए रूल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रही है। तो जिस दिन सिविल मामलों में भी यह अंतर खत्म हो जाएगा, सब लोग एक ही रूल से शासित होंगे, तो कहा जाएगा कि भारत में समान सिविल संहिता क्या हो गया, लागू हो गया। लेकिन अभी ऐसा है नहीं। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्मली सिविल कोड लागू है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है समान सिविल संहिता को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 44। इसको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्मली सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो यूनिफॉर्मली सिविल कोड जो है किसके अंतर्गत है, तो यह आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने के दरमियान और मूल कर्तव्य का 11वां मूल कर्तव्य जब हमने डिस्कस किया, तो उस समय आर्टिकल 45 के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। 45 कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के बाल्यावस्था की देखरेख तथा बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान। अगर आपको याद होगा तो मैंने उस समय बताया था कि अगर आप आएंगे 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के बाल्यावस्था की देखरेख करना एवं शिक्षा के लिए उनके क्या करना है, प्रावधान करना है। अगर आप आएंगे तो मैंने बताया था कि एक अमेंडमेंट किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया, इसको क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। अगर आप आएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया गया है, तो 45 आर्टिकल 21A। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 11वां मूल कर्तव्य, जो 11वां FD है, 11वां मूल कर्तव्य है, यह तीनों चीज़ों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अक्सर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, अगर आपने जो है प्रीएम्बल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर इतना चैप्टर किया है तो आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे एग्जाम में, जो सीधे सीधे क्या पूछे जाते हैं, आर्टिकल से पूछे जाते हैं।
या संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब आइए हम लोग आते हैं आर्टिकल 46। अगर आर्टिकल 46 पे आएंगे तो 46 क्या कर रहा है, आर्टिकल 46 में आएंगे तो 46 का रहा है कि SC/ST और अन्य दुर्बल, 46 में कह रहा है SC/ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान, शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 46 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 46 जो है SC/ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे चीज़ें क्या करी गई हैं, बताई गई हैं। तो अगर आप देखते होंगे उनके लिए शिक्षा के संदर्भ में जो है स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उनके लिए जो है शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी फैसिलिटी करी जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है किसके अंतर्गत है, वह पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए ये व्यवस्था किया गया है। तो यह बात कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत। यह कौन करेगा, यह गवर्नमेंट करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखता है, कभी कभी क्या कर देता है, पूछ देता है। अगर आप आएंगे नेक्स्ट 47, तो 47 में क्या कर रहा है, आर्टिकल 47 कर रहा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने, करने का राज्य का कर्तव्य। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे क्या देखा आपने, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का क्या है, कर्तव्य है। यह क्या करेगा, पोषाहार स्तर, जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे, उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना। जीवन स्तर को ऊंचा करने का मतलब यह है कि ऐसा वातावरण देश में तैयार किया जाए या ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेगा। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेगा और उनका पर कैपिटा इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगा। और जब पहले की तुलना में लोग ज़्यादा कमाना शुरू करेगा तो पहले जो है रोटी सब्जी में गुजारा करता था, अब क्या करेगा, रोटी सब्जी चावल दाल और उसके अलावा और भी जो एडिशनल चीज़ें हैं उसको भी क्या करेगा, सेवन करना शुरू करेगा। पहले जो है साइकिल से चलता था, अब क्या है वो बाइक से चलना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जैसे ही व्यक्ति का इनकम बढ़ता है उसका परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाता है, और परचेजिंग पावर पैरिटी और इनकम बढ़ने से जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस आधार पे जो है यह 47 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। ये सारी बातें किसकी कर्तव्य हैं, तो यह जो है कर्तव्य है राज्य का, गवर्नमेंट का क्या है, ड्यूटीज है। यह गवर्नमेंट को कार्य करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट आएंगे तो आर्टिकल 48 पे आएंगे तो 48 कह रहा है
48 कह रहा है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। पशुपालन का संगठन। तो अगर कृषि और आप देखते होंगे पशुपालन और कृषि दोनों क्या है, ये प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी सेक्टर का क्या है, सब्जेक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। तो अगर कृषि और पशुपालन के स्तर पे आएंगे, उसके संगठन का बात जो का बताया गया है वह आर्टिकल 48 के अंतर्गत बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आएंगे तो 48A। 48A क्या करता है, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या करता है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज कराएगा। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पढ़े होंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक कर्तव्य मैंने बताया था, और यहाँ पे भी देखिए है उससे मिलता जुलता जो है पूरा आर्टिकल है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो ये क्या कर रहा है, पर्यावरण की संरक्षण की बात कर रहा है। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, संरक्षण तथा संवर्धन, संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। सेम इसी से मिलता जुलता एक जो है क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, उससे दोनों को जो है कंफ्यूज करा देता है कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है और कौन सा डीपीएसपी है। आपको क्या करना है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और उसके अलावा आप जो है इसको वन फॉरेस्ट को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये तीन बातें इसके अंतर्गत बताई गई है आर्टिकल 48A के अंतर्गत। तो ये दोनों आर्टिकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या करे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 48A में आएंगे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप आएंगे 49, तो 49 भी क्या करता है, यह भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से मिलता जुलता है। तो यह भी क्या करेगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से कंफ्यूज कराएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप 48A पढ़ें और 49 पढ़ें तो उसी समय फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या कर लें, पढ़ लें, जिससे आप ये अंतर कर पाएँ कि 48A, 49 और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो दिए गए हैं ड्यूटीज, उसमें क्या अंतर है, इसको आपको क्या करना है, देखना है। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 49, अगर 49 आएंगे तो 49 कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो अगर आप आएंगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं को क्या करना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। यह भी क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से जोड़ के पूछता है, उसी से मिलता जुलता है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है। अगर आप आएंगे 49, तो 49 तो हम लोगों ने कर लिया, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर आर्टिकल 50 आएंगे, बहुत पूछा जाता है। अगर आर्टिकल 50 आएंगे तो 50 में क्या बता रहा है, 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका का पृथक्करण। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से जो है सिपरेशन का बात कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 50 में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपको क्या करने हैं, देखिए डीपीएसपी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्टिकल से पूछे जाते हैं, और वो आर्टिकल्स फिक्स हैं, वही आर्टिकल्स बार बार क्या करते हैं, पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आर्टिकल्स को पढ़ना है, समझना है, और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कर लेने हैं, बना लेने हैं, जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत ही
कम हो, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अगर 51 जाएंगे लास्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल 51 में आएंगे तो बताया गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत पूछा जाता है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 49 देखा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, जो फंडामेंटल ड्यूटीज से मिलता जुलता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या जो है जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन के बारे में बताया गया है। 51 में आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन की बात की गई है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। यह जो है सारे आर्टिकल क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में अमेंडमेंट से संबंधित भी क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अमेंडमेंट से संबंधित देख लेते हैं चीज़ों को, किस तरीके से कौन अमेंडमेंट के द्वारा कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डीपीएसपी से संबंधित जो आर्टिकल्स थे उसके बारे में देखा, और यही जो है आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप जब इस वीडियो को देखें तो वीडियो को देखने के दरमियान आप क्या करें, कॉपी और कलम लेके बैठें और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के जो है पॉइंट को क्या करते चलें, नोट करते चलें, समझते चलें। उसके अलावा इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इतना टॉपिक्स तैयार करना है। जब ये टॉपिक्स आपने तैयार कर लिया तो इसके अलावा डीपीएसपी से संबंधित करंट में कोई अपडेशन तो नहीं हो रहा है, या करंट में कोई डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस वैसे डिसीजंस को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जो आपके एग्जाम में पीटी स्तर पे जो है ऑप्शन बना के क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नोट से कोई भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। अब आइए हम लोग जो है संशोधन के बारे में देखते हैं, अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल को डीपीएसपी के जोड़ा गया है। आइए देखते हैं। इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। पहले देखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है। फिर हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट या महत्वपूर्ण संशोधन पूछा जाता है क्वेश्चन महत्वपूर्ण संशोधन से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट 2002। उसके बाद देखेंगे 97th अमेंडमेंट 2011, 7th अमेंडमेंट एक्ट 2011। आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल को जो है इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। अगर आप आएंगे तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 39F, 39F। फिर उसके बाद आप आएंगे तो इसमें जोड़ा गया है आर्टिकल 39A। 39A के बाद आप आएंगे तो 43A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे आर्टिकल कौन से किसके अंतर्गत जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दिया गया, जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आएंगे तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 38(2) को जोड़ा गया है। 38(2) को जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है।
86 अमेंडमेंट आएंगे तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 45 को ऐड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए उनकी बाल्यावस्था की देखरेख करना और उसके अलावा उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तो यह बात जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया है। इसके अलावा मैंने बताया था आर्टिकल 21A और 11वां मूल कर्तव्य को भी जो है इसी के अंतर्गत क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगर 97 संविधान संशोधन या 2011 में आएंगे तो यहाँ पे 43 आर्टिकल 43B को जोड़ा गया है, आर्टिकल 43B को जोड़ा गया है। और इसके लिए 43B के अंतर्गत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। तो सहकारी समितियों के गठन की बात जो है किसके अंतर्गत की गई है, तो आर्टिकल 43B या आर्टिकल 43 ख के अंतर्गत बताया गया है। सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव कमेटीज के जो है गठन के बारे में बताया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यह हम लोगों ने क्या देखा, यह हम लोगों ने अमेंडमेंट से संबंधित चीज़ों को देखा कि कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया है DPSP के। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UPSC IAS में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, PCS में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको इस वीडियो से संबंधित या इस लेक्चर से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार के अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।